दोस्तों आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मैं आप सभी को जीएस के पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए 2 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं। मैथ के भी आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी ने देख लिया होगा जिस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप सभी इन टॉपिक को, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर मैथ में करा रहा हूँ, उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेज फर्स्ट का आप सभी को बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तभी आपका आप सभी क्या है आपको क्या होता है कि नॉन टेक्निकल थोड़ा आपका वीकनेस होता है। बाकी टेक्निकल में तो सभी कैंडिडेट ज़्यादातर मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नॉन टेक्निकल के जो प्रश्न हैं उनको किस तरीके से करना है आप सभी को पता है। 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फटाफट से आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो है जीएस का जो पेपर है आप सभी को पता है, यानी कि जीएस में जो प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से पूछे जाने वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके फिजिक्स से यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए कुछ छात्रों को मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो कुछ छात्रों का आंसर सही आया था कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य। कुछ छात्रों ने 200 जूल इसका आंसर दिया था। बट फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए आप सभी को डाउट क्लियर कर दूँ, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान आपको दिया पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु, यानी कि 1 मीटर ऊंचाई पर तो चला गया है वो, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु। उसके बाद कार्य पूछा गया है। तो आप सभी देख पाएंगे ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु है उस पर बल तो लगाया गया है ऊपर की तरफ, मतलब फिर उसको बना के रखा है। मतलब बना के रखने का मतलब ये है कि उसका जो विस्थापन है वो वहाँ पर शून्य होगा। तो विस्थापन शून्य होने की वजह से आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है W = F/d। तो यहाँ पर विस्थापन आपका क्या है, नगण्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो आप विस्थापन रखेंगे तो वो आपका वर्क जो आएगा वो शून्य आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे थे तो उनका गलत है, ध्यान रखना। बनाए रखने हेतु कहा है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता कि 1 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर में जो किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य, वो आपसे पूछा जाता तो वो यहाँ पर आपका तब आपका सी ऑप्शन होता। बट बनाए रखने हेतु पूछा है। क्लियर है डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। आज का सेशन फटाफट से, जय हिंद सभी को। तो आप जो है फटाफट से जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे और तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए सभी टाइप के प्रश्न आपके बीच लेकर के आ चुका हूँ। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या दोनों होंगी या स्तर होंगी। फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र। देखिए थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे आप थोड़ा। तो देखिए हमेशा याद रखना, कोई विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो बनने वाली लहरें हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होगी। ध्यान रखना एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। समुद्र के तल पर पूछा गया है तो आपका किस टाइप की होंगी, अनुदैर्घ्य टाइप की। यदि समुद्र के सतह पर पूछे, ध्यान रखना सतह पे अलग रहेगी और तल पे अलग रहेगी। सतह पूछे तो अनुप्रस्थ होगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सी तरंग होगी, विस्फोट के कारण समुद्र की सतह पर होने वाली लहरें कौन सी होंगी, अनुप्रस्थ। और जबकि समुद्र के तल की बात करें तो अनुदैर्घ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने भी छात्रों का रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से सभी छात्र एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कभी कभी फॉर्मिक अम्ल दे दिया जाता है, लेकिन छात्रों क्या करते हैं जल्दबाजी में गलती करते हैं। तो मैथोनिक अम्ल इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना फॉर्मिक अम्ल या फिर मैथोनिक अम्ल दोनों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जैसा कि आप सभी को पता है किस में पाया जाता है, दूध दही में। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल का इसमें इमली में आपके पाया जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको सेशन करा दिए हैं आपको खुद बेहतर ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपना लेवल खुद यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से एग्जामिनर आपको दे रहा है। अपना कॉन्फिडेंस आप खुद डेवलप यहाँ पर कर पा रहे होंगे। और हमेशा मैं आपको यही बोलूँगा कि पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना है एग्जाम के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। देखिए ध्वनि का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तीव्रता पर, तरंगदैर्घ्य पर, स्वरूप पर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे।
तो ध्वनि का वेग निर्भर किस पे करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा आपका तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेग पूछा गया है तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है आपका उपयोग में लाया जाता है। कैमरे की पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी। तो कॉन्वेक्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करेंगे सभी छात्र कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है। फटाफट से बताएंगे। तो सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले व सूर्य के बाद देख सकते हैं, इसका कारण अपवर्तन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ध्यान रखना ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फटाफट से बताएंगे सभी छात्र। बिल्कुल, कुछ छात्रों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टियोमीटर का यूज किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि क्रेस्कोग्राफ किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ, तो ये पेड़ पौधे की जो लंबाई में जो वृद्धि है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा दर्पण दी गई जगह पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फटाफट से बताएंगे। उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, साधा दर्पण होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का देख पा रहा हूँ मैं कितने छात्र हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात करना है, और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कौन सा है जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोगों में लाया जाता है। देख पाता हूँ कितने छात्र वीडियो ऑफलाइन होने के बाद आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट आंसर करें फटाफट से कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आप कोशिश किया करें, जितने भी छात्र हैं सभी कोशिश किया करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। सीवी रमन को किस क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा आज यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखना। मायोपिया आँख किसके द्वारा प्रयोग ठीक किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपका निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। तो ये अवतल लेंस होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है। यहाँ पर पूछा सीधा सीधा ये है, जब श्वेत प्रकाश है वो आपका प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ग सबसे पहले में थे कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। देखिए ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की या बैंगनी रंग की। तो बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है, लाल रंग की सबसे कम होती है। तो जिसकी कम तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी वो उसका विचलन जो है वो कम होगा, तो लाल रंग का विचलन जो है वो सबसे कम होगा। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा ट्रेन के पीछे जो है क्रॉस का जो चिन्ह होता है वो ज़्यादातर रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, किस कारण से हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। बहुत अच्छे, कुछ छात्रों के लगातार यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं। पूर्ण परावर्तन देखा, पूर्ण परावर्तन ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना,
पूर्ण परावर्तन हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो पूर्ण परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? तो फटाफट से कैसे करना है आप सभी को। अवतल दर्पण वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। दर्पण वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/f यानी फ्रीक्वेंसी फोकस आपका बराबर के 1/u + 1/v, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। आपसे दर्पण की से दूरी कितनी दूरी है ये पूछा, यानी कि v आपको यहाँ पर निकालना है। आप देख पा रहे होंगे 1/10 हो जाएगा, u को इधर उठा के ले जाएंगे तो -1/15 हो जाएगा, बराबर के 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इसका 30 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा 10 × 30, 15 दूनी 30, बराबर के 1/v। क्लियर है? तो यानी कि 1/30 और ये 1/v, v बराबर 1/30, तो v की वैल्यू यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है, या एक समान होती है? फटाफट से करेंगे। देखिए जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इनको जो है ज़रूर लगाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ आप सेशन को शेयर कर दिया करें। बिल्कुल बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का आंसर बिल्कुल सही है, एक समान होती है। प्रकाश की गति रेडियो तरंग की गति जो है वो एक समान होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रकाश की गति कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? वही रेडियो तरंग की गति होती है आपकी। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छा, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? फटाफट, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों ने ऑप्शन डी दिया है अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा इसको राइट आंसर। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती हैं। ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जामिनर बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? तो ये यहाँ गामा किरण ऑप्शन डी होगा। सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन सी हैं? तो यहाँ पर गामा किरणें हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, भेदन जो क्षमता सबसे ज़्यादा होती है वो गामा किरणों की होती है और सबसे कम जो होती है वो अल्फा किरणों की होती है। एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके का आपको यहाँ पर आंसर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? ये अभी क्वेश्चन आपने किया है, फटाफट से बताएंगे। तो क्या आवृत्ति से भिन्न होगा, आयाम से, एम्पलीट्यूड जो होता है उससे भिन्न होगा, या आपका फ्रिक्वेंसी से, या तरंग दैर्घ्य से? तो लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तीनों में, एक तो फ्रिक्वेंसी में भी भिन्न होगा, तरंग दैर्घ्य में भी भिन्न होगा, आयाम में भी यानी एम्पलीट्यूड में भी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, डी ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे। देखिए क्वेश्चन वही हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कितनी जल्दी करना है, वो आप सभी को पर डिपेंड करता है। एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है, वह उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर आपसे पूछिए। डायोप्टर पूछा है, यानी कि लेंस की क्षमता को, पावर को किस में मापते हैं आप? डायोप्टर में मापते हैं, तो वो आपको दी गई है। तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है फिर पावर बराबर आपका क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फ्रिक्वेंसी होता है ना, ये तो आपको पता है। और ये आपका होती क्या में, मीटर में, इसी को आप डायोप्टर में बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, फ्रिक्वेंसी आपका मीटर में होती है।
ये आपका जो है मीटर में होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो आपका हर्ट्ज में होती है, बट ये जो होगी आपकी वो मीटर में होती है। कौन सी? लेंस की जो पावर होती है उसी को डायोप्टर में बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को P बराबर 1/f है। तो यहाँ पर आपको क्या वक्ता त्रिज्या दी गई है, तो f बराबर आपका 2r होता है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे 2 × 50 रखी गई है, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको 100 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे। 100 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1 डायोप्टर आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है P बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना माइनस में आएगी। ये माइनस में क्यों आएगी इसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा सभी छात्रों के लिए। ये आपकी माइनस में आएगी, अब तक लेंस के लिए पूछा है ना, तो माइनस की आएगी। ये इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लेंस की जो क्षमता है वो माइनस के 1 डायोप्टर होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बताएंगे। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 डिग्री है, √2 है। एक किरण 45 के कोण पर आपतित होती है। आउटपुट किरण द्वारा बना कोण, निर्गत मतलब आउटपुट मतलब कि दूसरे मतलब जो आपका कोण है वो दिए गए हैं। आपतित किरण दी है, परावर्तित किरण द्वारा बना कोण यहाँ पर पूछा, जो भी पूछा आपसे वो उसको आपको निकालना है। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपवर्तनांक वाला, आप सभी ने पढ़ा है। माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो आपको साइन आर क्या होता है आपका, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर होता है साइन आर, ये आपका क्या होता है आपतन कोण बटे परावर्तन कोण, साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है। साइन आर आई क्या होता है आपतन और साइन आर परावर्तन, ये आपका होता है। और यहाँ पर आपका होता है म्यू, जिसे आपको पता है जो आपतन कोण बोलते हैं, जो आपका परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। वो आपको परावर्तन कितना दिया है, √2 दिया है। तो साइन आई की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। साइन आई कितना है, प्रिज्म का कोण कितना दिया है, उस पर आपतित कोण कितना है 45 डिग्री है, ये आपको रख लेना है। तो ये आपसे कोई का क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो ये आपका यहाँ पर रखेंगे आप 45 अपॉन, यहाँ पर आपको साइन आर निकालना है। क्लियर है? ये √2 दिया है, ठीक है। साइन 45 का मान यहाँ पर पुट कर देंगे आप। साइन 45 का मान आपका आएगा √1/√2 और यहाँ पर आपका आएगा साइन आर बराबर में √2। अब साइन आर को इधर उठा के ले जाएंगे आप। एक बार मैं क्लियर से दोबारा से कर देता हूँ। देखिए साइन 45 अपॉन साइन आर बराबर √2। साइन 45 की वैल्यू रखेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, और √2 को इसके नीचे देता है। तो 1/√2 अपॉन √2 बराबर के साइन आर, जो कि आपसे पूछा है आउटपुट किरण द्वारा बना कोण, आपतित और परावर्तित, जी इस तरीके से। अब आप देख पाएंगे इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, आपने देखा होगा ये आपका मल्टीप्लाई 1 का ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आर बराबर आ जाएगा 1/2। 1/2 आएगा क्या, कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। साइन आर बराबर 1/2 और साइन आर बराबर 1/2 कितने का साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है ना। तो 30 डिग्री यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? एक बार अच्छे से आप समझना, करना कुछ नहीं है आपको। आपतित कोण दिया हुआ है, आई दिया गया है, परावर्तित कोण आपको निकालना है और अपवर्तनांक आपको दिया गया है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि, ये आपसे पूछा गया है क्यों तैरता है। बिल्कुल वो असापेक्ष माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू, जैसा कि आप सभी को पता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। धातु की चादर गेंद
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, धातु की 4 गेंदें हैं। मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि धातु की 4 गेंदें हैं, सूर्य के प्रकाश में रखी हैं। सबसे अधिक गर्म कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया है, जो कि किस किस की बनी हुई है, मैग्नीज की, लोहा की, तांबा की, एल्युमिनियम की। तो आपसे पूछ रहा है एग्जाम में सबसे अधिक गर्म कौन सी होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तांबे की जो होगी वो सबसे अधिक गर्म होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। डायोड से धारा प्रभावित नहीं होती है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, एक दिशा में होगी। यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं, जैसे है कि आप सभी एक दिशीय बोलते हैं। तो एक दिशा में होती है डायोड में धारा, जैसा कि आप सभी को पता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, ये आपका आप सभी को पता होगा, रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छी। किसकी वेदन क्षमता अधिक है? फटाफट से बताएंगे सभी। किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो गामा किरणों, मैंने अभी पीछे बताया, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि अल्फा किरणों की सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त, एग्जामिनर 2 प्रकार से पूछेगा, स्थायी या अस्थायी। स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किसको, कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए कौन उपयुक्त है? स्थायी चुम्बक बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात हो रही है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए, अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन यदि आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि स्थायी चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो वो आपका इस्पात होगा। क्लियर है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है, क्या स्थित रहता है? सरल आवर्त गति है, उसमें क्या स्थित रहेगा? आपका आयाम, आवर्तकाल, प्रत्यानयन, गतिज ऊर्जा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से करेंगे। बहुत अच्छे कुछ छात्रों का, किरक हौसला तेरी भी उड़ान होगी, किरक हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। तो हौसला हमेशा रखना है और निरंतर बढ़ते रहना है। कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं निरंतर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। तो हौसले बुलंद हैं तो आपकी मंजिल आपके नज़दीक खुद पे खुद आएगी। बिल्कुल, जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल आवर्तकाल जो है स्थित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बता दिए। बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का आंसर आ रहे हैं, कुछ छात्र यहाँ पर केवल देख रहे हैं, आंसर नहीं करते हैं। आंसर क्या करें सभी छात्राएं जितने भी हैं सभी आंसर क्या करें फटाफट से। तो यह पायरेक्स कांच होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है, पायरेक्स कांच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़े के साथ में इनमें से क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लकड़ी का टुकड़ा है और पानी में तैर रहा है, पानी को गर्म करने से क्या होगा? थोड़ा सा उठ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है, क्या होगा? गर्म पानी गर्म होने पे थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन में भी आपको दिया गया है, तो फ्लक्स यहां पर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी। धारिता फेरेड, ध्यान रखना है। कैपेसिटेंस की क्या होती है? फेरेड। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम। इस तरीके की राशि आपको ध्यान रखनी है। धन किरणों की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि धन जो किरणें हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई? तो गोल्डस्टीन, बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पर सही होगा।
धन किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया? E बराबर mc²। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। और आपको मैंने बताया फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप जितने भी अब तक सेशन आपके हुए हैं सभी का PDF आप प्राप्त करके रिवाइज कर सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम करके है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल का सूत्र पूछे H2O। एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि भारी जल को क्या कहा जाता है? D2O भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम, लोहा, हाइड्रोजन, सिलिकॉन और भी अन्य ऑप्शन है आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो ध्यान रखना ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइड्रोजन जो है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नाभिक का आकार और आपका परमाणु का आकार, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर इससे कि नाभिक का आकार कितना है और परमाणु का आकार कितना है। तो ध्यान रखना, नाभिक का आकार यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन में कुछ छात्रों का ऑप्शन ए आता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर। और जबकि परमाणु की बात करें, परमाणु नाभिक से बड़ा होगा। इन चीज़ को ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन ए होगा इसका, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको मैंने अभी बताया है कि कौन सा द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य का संबंध E बराबर mc² का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, आइंस्टीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो किस रूप में प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर में आपका प्रकाश तरंग के रूप में ट्रैवल करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रकाश तरंग के रूप में जो है आपका सिग्नल होता है वो ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किस कारण के? इसका कारण क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान का संरक्षण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोच समझ कर आंसर करना है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वस्तु अपने आप में क्या करती है? स्थिरता, रेस्ट में आने की जो है कोशिश करती है। जब वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। तो आपका जो है स्थिरता का जड़त्व होगा यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बट एग्जामिनर इस टाइप के प्रश्न आपको देगा कि आप 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलती करें। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को देखना है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पृष्ठीय तनाव इसका सही आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, और यही बोलूँगा फ्रेंड्स, मैथ के जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ उनको भी देखना है आपको। करा चुका हूँ, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, 2 सेशन में यहाँ पर मैथ के करा चुका हूँ। फिजिक्स का ये आपका तीसरा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, तीनों मिक्स हैं। आज थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो आप अच्छे से यहाँ पर इनको जरूर कर लें। और अपने सभी दोस्तों के साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको यदि वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी कमियां हैं उसके बारे में।
क्योंकि थोड़ा और इम्प्रूव किया जाएगा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, लेकिन एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना तो ज़्यादा टफ होगा ना ज़्यादा वो इजी होगा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित होता है किसके कारण? देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दिखने में आपको भले ही इजी लग रहा होगा, बल बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर गलत आंसर आएगा। मुझे पता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, दिखने में तो ईजी लगेगा बट एग्जामिनर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित होता है तो कूलाम बलों द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कुछ छात्र क्या करेंगे, नाभिकीय बलों द्वारा लगा देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर माना गया है वो कूलाम बलों के द्वारा माना गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? कभी कभी रेडियोधर्मिता की इकाई भी पूछ लेता है, तो बैकुरल उसकी इकाई है, तो हेनरी बैकुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, किसने की थी खोज? हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का भी सभी छात्र छात्राएं जितने भी जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा इस क्वेश्चन का आप वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात आंसर करें कि एम द्रव्यमान व वी वेग के कण के संगत डी ब्रोगली तरंग से संबंधित तरंगदैर्घ्य होती है। यानी कि कौन सा यहाँ पर संबंध जो है तरंगदैर्घ्य से प्रदर्शित कर रहा है वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप सभी ने जो है इस सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।